हाय फ्रेंड्स, नमो एबीसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो कि आपकी मध्य प्रदेश सिविल सेवा और राज्य सिविल सेवा में, इसके अलावा यूपीएससी में भी बहु उपयोगी है। फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। क्या जो हम अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में पढ़ते चले हैं उससे कुछ अलग है या ये वैसा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम बात करें कि जो आपने अपने स्कूल कॉलेज उसके दिनों में पढ़ा वही है, बट यहां पर जो भी प्रश्न आते हैं वो अप्लाइड तरीके के प्रश्न आते हैं कि हम भारतीय जो अर्थव्यवस्था पढ़ा है, राइट, जो से कि हमने वहां पे अर्थशास्त्र पढ़ा है, तो हम उसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को नहीं पढ़ना, बल्कि व्यवहारिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में वो किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहे हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था शब्द कहां से लिया, क्योंकि कई जो राज्य स्तर की जो परीक्षाएं सिविल सेवाएं, तो वहां पे पूछ लिया जाता है परिभाषा बताइए अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की। तो ये ग्रीक शब्द आइकोनोमिकोस से लिया गया है, जहां पर कि आइकोस और नोमोस ये दो वर्ड हैं। अगर हम देखें कि आइकोस का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, तो यहां आइकोस का अर्थ होता है घर। घर आइकोस का अर्थ होता है घर और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। देखिए, अब आपको लग रहा है कि घर का प्रबंधन, या यस बिल्कुल, घर का प्रबंधन। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य किसी राज्य या समाज में जो आर्थिक संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। देखिए, चाहे वो एक लोअर इनकम ग्रुप का हो, चाहे वो बहुत ही अमीर व्यक्ति हो, अगर वो अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर पाता है, इट मींस वो अपनी लाइफ में फेल है। तो अर्थव्यवस्था हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, हमारे जीवन में हर जगह ये अप्लाइड होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो घर का प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र का मूल है, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि इसके अंतर्गत आखिर हमें क्या चीजें पढ़नी है, आखिर इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है जिसके कारण कि हम इसे शामिल करते हैं या सिविल सेवा ने अपने सिलेबस में इसको शामिल किया है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य में संसाधनों का आवंटन, कि राज्य के पास जो भी संसाधन है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक संसाधन है, धन हो या मिनरल्स हैं, जंगल हैं या जमीन का बंटवारा है, वो किस प्रकार के संसाधन है और उनका किस प्रकार से आवंटन किया जाता है। सेकंड आता है कि यहां पर हम देखेंगे कीमत, मांग और आपूर्ति। देखिए, कीमत, माफ कीजिएगा, कीमत, मांग और आपूर्ति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि फ्रेंड्स, देखिए, कीमत, मांग और आपूर्ति तीनों अलग अलग हैं। तो आखिर किसी चीज की कीमत कैसे तय की जाती है, तो वो आ जाता है मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है कि उसकी मांग कितनी है और बाजार में उसकी आपूर्ति कितनी है। तो अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कीमत, मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों को देखते हैं कि किसी भी चीज की कीमत कैसे तय की जाती है, आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाती है, और यदि उसकी मांग क्रिएट करना है तो क्रिएट कैसे की जाती है, उसकी मांग कम करना है तो करों का आरोपण किस प्रकार से लगाया जाता है कि हम उसकी मांग को कम कर दें, जिससे कि कीमतों को कम किया जा सकता है। जब भी आप देखते हैं कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति लेके आता, फिस्कल पॉलिसी लेके आता है, या टैक्सेशन से रिलेटेड सरकार अपने बजट में प्रस्तुत करती है कि कितना इस बार किस पर टैक्स लगाया जाएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ एप्लीकेबल होती हैं और इन तीन चीजों में वो समा जाती है, कीमत, मांग और आपूर्ति, राइट फ्रेंड्स। अब क्या अर्थव्यवस्था का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है? यस बिल्कुल। वर्तमान में हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा आई है वो यूं ही नहीं बन गई है। शुरुआत अगर हम देखें अर्थव्यवस्था में, तो शुरुआत में यहाँ पर ज्यादा बोलबाला रहा पूंजीवाद का। पूंजीवाद के बाद फिर आता है, हम देखते हैं कि वहां पर समाजवाद आ जाता है, और समाजवाद के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की कमियों को जब देखा, और एक तीसरा रूप आ जाता है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। और वहां पर ना केवल राज्य की भूमिका होती बल्कि बाजार की भूमिका भी होती है। और जब बात आती है कि गरीबों की मदद कैसे की जाए, तो कोई भी राज्य अगर अपनी किसी भी तरह की योजनाएं बनाता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गरीबों की मदद कैसे की जाए, चाहे वो उन्हें किसी तरह की वित्तीय मदद करके दी जाए, जिस तरह से हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम भारत में देखते हैं, चाहे वो रसोई गैस की सब्सिडी के रूप में हो, या हम लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं के रूप में देखें, या ट्रेन में अगर टिकट्स की कीमतों को अगर हम देखा जाए कम, अगर आप कभी रेलवे का टिकट लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इतने प्रतिशत ही रेलवे आपसे वसूल रहा है, रेस्ट ऑफ सारा आपको सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं गरीबों की मदद की बात की जाती है, चाहे सरकार के द्वारा अस्पताल चलाए जाते हो या फिर
स्कूल और कॉलेजेस चलाए जाते हो, ये सारे के सारे आपको गरीबों की मदद का ही एक रूप है, किसानों की मदद। सेकेंडरी फिर आता है कि आर्थिक विकास की रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए। तो देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास की रणनीति जब बनाने की बात आती है तो राज्य के पास डिपेंड करता है कि कोई भी देश किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाता है। क्या वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्या वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसी के अनुसार वे अपनी आर्थिक रणनीति का विकास करते कि देश के विकास कैसे किया जाए। शुरुआत के दिनों में यहां पर हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों को लगता था कि जो भी हमारे पास संसाधन है हम उनका आज इस्तेमाल कर लें, हम आज तरक्की कर लें, भविष्य की कोई चिंता नहीं करता था। जिसके कारण हम देखते हैं कि पॉल्यूशन जैसी, प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं और अब वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया के देश इकट्ठे होते हैं और उन्होंने अब सतत विकास की अवधारणा जो लेकर के आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की रणनीति अब जुड़ गई है उनसे कि कोई भी देश अपने विकास के लिए संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करे ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सतत विकास वो उपलब्ध करा पाए। तो उन सारी बातों को हम आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत देखते हैं। फिर आता है कि व्यापार, आप देखते हैं ट्रेड। अब व्यापार होता है एक राज्य की या देश की सीमा के भीतर होता है जिसे हम बोलेंगे आंतरिक व्यापार, और दूसरा होता है एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार जिसे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बोलते हैं, आयात निर्यात बोलते हैं। तो विदेशी व्यापार हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि एक देश में वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं और उसे किसी अन्य देश के उत्पादों की आवश्यकता नहीं, ये तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ये होता तो है लेकिन सिर्फ विचारों तक होता है। कोई भी देश इतने अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि उसे दूसरे देश या दूसरे उत्पादों की उसे आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए या तो उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में वो कुछ कमियां रह जाएंगी तो उसके विकास में कुछ कमी रह जाएगी। तो फ्रेंड्स यहां पर जब स्टार्ट होता है विदेश व्यापार तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का तात्पर्य होता है कि जब एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ सामान लेता है, भारत के कश्मीर में कुछ उत्पादन होता है तो केरल में कुछ उत्पादन होता है, तो ये आपस में दोनों जो ट्रेड करते हैं, एक कश्मीर का व्यक्ति है वो ट्रेड कर रहा है, एक केरल का व्यक्ति है, तो ये दोनों आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं तो ये देश के अंदर आंतरिक व्यापार हो गया। कुछ अगर उड़ीसा में होता है, कुछ तमिलनाडु में होता है, तो कर्नाटका में होता है, तो वो सारे आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे आंतरिक व्यापार, देश के अंतर्गत ही व्यापार। या आप एक शहर में रहते हो सकता है शहर के एक भाग में कुछ खास चीज मिलती है, दूसरे हिस्से में कोई खास चीज मिलती है और दोनों एक दूसरे को वो वस्तुओं की सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं, तो इसे बोलेंगे आंतरिक व्यापार। उसी प्रकार से विदेशी व्यापार भी हो जाता है जहां पर कि कुछ अलग चीज हो जाएगी। आंतरिक व्यापार जब आप करेंगे तो आप किस में आप करेंगे, आप करेंगे रुपए में करेंगे। और जब विदेशी की बात अगर आ जाएगी तो ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो डॉलर में व्यापार किया जाता है। वहां पे अगर आप भुगतान करेंगे तो डॉलर, तो वहां पर आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा स्वीकार की जाती है, तो जब पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा स्वीकार्यता किसी मुद्रा की है तो वो है यूएस डॉलर की स्वीकार्यता। देन उसके बाद आप देखेंगे दुनिया की और भी दूसरी मुद्राएं हैं जिसमें आप यूरो पे जा सकते हैं, आप ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड पे आप जा सकते हैं, रशियन जो रूबल है उस पर आप जाएंगे, जापान की जो येन है उस पर जाएंगे, या हम बात करेंगे चाइनीज, तो राइट। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है कि आप किसी भी देश में जाएंगे आपके पॉकेट में अगर यूएस डॉलर पड़ा है और तो आपको यूएस डॉलर, लोग पहले कहेंगे कि राइट आपके पास डॉलर है, आप डॉलर दीजिए, आप हमसे सेवाएं लीजिए, उत्पाद लीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो विदेशी व्यापार में हम वो सारी बातें करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे कि भारत के पास यदि मान लीजिए कि कोई चीज का उत्पादन नहीं होता तो वो भारत कहां से लेता। फॉर एग्जांपल आज के दौर में हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं ई व्हीकल्स की बात करते हैं कि उसमें हम लिथियम आयन बैटरी का जो इस्तेमाल होता है, तो भारत में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों नहीं बड़े पैमाने पर उत्पादन हो पाता है या बैटरी की कीमत इतनी सस्ती क्यों नहीं हो पा रही है। उन सारी जब बातों पर आते हैं तो वहां पर विदेशी व्यापार कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि उसमें जो खनिज उत्पादन जिनका होता है वो भारत में नहीं होते, दूसरे देशों से आता है, तो वो विदेश व्यापार का। या हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर या चिप की बात करें, जिसके कारण हम देखते हैं भारत में वाहनों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो भी कहां से आता है, दूसरे देशों से भारत मंगवाता है अपने देश में और यहां से कई चीजें दूसरे देशों में भेजी जाती हैं। तो आयात और निर्यात को हम व्यापार में यहां पढ़ेंगे जिसमें कि आंतरिक के साथ साथ विदेशी व्यापार। फिर आता है अर्थव्यवस्था में कि अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, संसाधनों का कुशल प्रबंधन। देखिए देश के पास, देश की भूमि के अंदर बहुत सारे संसाधन हैं। अब संसाधन किस प्रकार के होंगे, हम बात करेंगे यहां पर भौतिक संसाधन, भौतिक, राइट। और इसके अलावा क्या कुछ और भी होते हैं, यस होते हैं, अभौतिक संसाधन होते हैं, अभौतिक, राइट। कुछ हो गए मिनरल्स,
मटेरियल्स, वुड, स्टोन, इस तरह की चीजें हैं जिन्हें हम बोलेंगे कि आयरन हो गया, राइट, स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वो सारे के सारे भौतिक में। अभौतिक में क्या आएगा? अभौतिक में आएगा जैसे कि हम अगर मान लीजिए कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट फ्रेंड्स। तो अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि मैं यहां खड़े होकर के आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? ये एक अभौतिक धन संपदा है कि मेरे पास जो ज्ञान मैंने अर्जित किया वो आप सब तक भेज रहा हूं। उसी प्रकार से अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है? आपने अपने सिम्टम्स वो पूछता है, उनको समझता है, देन उसके बाद वो आपको मेडिसिन लिख के दे देता है। ये एक अभौतिक ज्ञान है। किसी वैज्ञानिक के पास अगर आप जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमारे को आप ये रॉकेट बना के दीजिए, इसका एक ड्राइंग बना करके दीजिए, तो वो आपको देगा। या किसी आर्किटेक्ट के पास आप जाते हैं, आप बिल्डिंग का नक्शा बनवाते हो, क्या है? एक अभौतिक ज्ञान है, तो वो भी एक सेवा है। तो यहाँ पे वस्तु और सेवाओं, देन इसके अलावा जो भी भौतिक अभौतिक संसाधन अगर देश के अंदर हैं, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगी जिससे कि हमारी सारी की सारी जो आवश्यकताएं एक अर्थव्यवस्था की, वो सारी पूरी होती हो। हम व्यापार भी कर पाए, गरीबों का कल्याण भी कर पाए, विकास की रणनीति ऐसी बनाए कि सतत विकास की अवधारणा का विकास हो पाए, और कीमतों को इस प्रकार से रखा जाए जिससे कि हर व्यक्ति की तक पहुंच हो, बाजार तक उसकी पहुंच हो, इतनी कीमतें इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि व्यक्ति महंगाई के कारण अपने जीवन यापन में भी उसे समस्या आ जाए, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं। और अब आता है कि आखिर इसमें अलग अलग समय पर जो अलग अलग अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो देखिए, दुनिया में अगर हम कभी भी बात करते हैं अर्थव्यवस्था की या पूंजीवाद की, तो वहां सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आप जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन के, माफ कीजिएगा, एडम स्मिथ की जब हम बात करते हैं तो उनकी बहुत फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन को हम मानते हैं कि ये पूंजीवाद के विषय में यहीं से शुरुआत होती है, और इसलिए एडम स्मिथ को कहा जाता है पूंजीवाद का जनक। क्यों कहा जाता है? अगर हम समझें तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो ये कहेंगे धन का विज्ञान है जिसमें धन के विषय में पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। परंतु यहां पर कुछ कमियां हैं। ये ज्यादातर जो बात करेंगे वो करेंगे भौतिक संपदा की बात करेंगे। यहां पर मानव कल्याण की हम देखेंगे उपेक्षा की गई है। इसे ठीक कर लीजिएगा, ये उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं उपेक्षा। और यहां पर इन्होंने धन को तो मान लिया कि धन क्या है, हमारा मूल लक्ष्य है, साध्य है, और साधन बना दिया मनुष्य को। यदि कभी मनुष्य को साधन बना दिया जाएगा तो तय मानिए कि वहां पर तो मनुष्य का शोषण ही किया जाएगा। तो जब यहाँ पे बात की जाती है कि एडम स्मिथ की बात की जाती है, वेल्थ ऑफ नेशन जो इन्होंने किताब लिखी थी उसकी बात की जाती है, तो वहां पर पूंजीवाद की बात की जाती है। और पूंजीवाद की जब भी बात होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं बात होगी शोषण की। दुनिया में सबसे पहले संघर्ष के कारण ही ये बने हैं, शोषण। एक के संसाधनों पर किसी दूसरे को अगर नियंत्रण करना है तो वो शोषण वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे कि जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके से दूसरे देशों के ऊपर साम्राज्य की स्थापना की गई है, तो वहां कहीं ना कहीं शोषण हुआ। और रीजन क्या रहा? कि दूसरे देश की भौतिक संपदा संसाधनों पर अधिकार करना। तो एडम स्मिथ को हम यहां पर यही जानेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एडम स्मिथ पूंजीवाद के जनक हैं, जिन्होंने कि धन को ही साध्य मान लिया और मनुष्य को मान लिया कि ये इसका साधन है। वहीं हम इसके उलट जाएंगे गांधीवादी दर्शन पर, तो वो काफी कुछ हम देखेंगे अल्फ्रेड मार्शल से प्रभावित है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। तो यहां हम देखेंगे अल्फ्रेड मार्शल की अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाएगा कि इन्होंने इनके अपोजिट अपनी बात कही कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये बात यहाँ पे करेंगे कि धन की तो ये उपेक्षा करेंगे और मानव कल्याण पर अत्यधिक बल देंगे। लेकिन देखिए, मानव संसाधन की अगर हम बात करें, मानव के कल्याण की अगर हम बात करें, तो वहां पर ये भौतिक संसाधनों पर तो बहुत अधिक बल देते हैं। लेकिन जब मैंने आपको बात की कि कुछ अभौतिक संसाधन भी होते हैं, जैसे एक शिक्षक जो कि पढ़ाता है वो उसका एक गुण है, एक डॉक्टर जो चिकित्सा करता है वो इसका एक गुण है, वो भी एक धन का एक रूप है। यहां पर इन्होंने अभौतिक धन की उपेक्षा की। तो ये दोनों ही परिभाषाएं पूरी तरह से अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को परिभाषित करने में पूरी नहीं कर पाती हैं, अपूर्ण है। वहीं अगर हम देखें पॉल सैमुअल्सन को, तो पॉल सैमुअल्सन ने काफी हद तक कोशिश की, क्योंकि इनके बाद में अगर हम देखें तो इन्होंने दोनों को समझा और उसके बाद इन्होंने बात की कि यहाँ पर उत्पादन होगा, खपत होगा, वितरण, इन सभी चीजों को इन्होंने शामिल किया, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मूल में यही है, उत्पादन, वितरण और खपत, जिससे कि हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलता हुआ देखते हैं।
देन इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जो कि वर्तमान में आज भी की जाती है, इन्होंने सतत विकास की बात की। ये कहते हैं कि सिर्फ वर्तमान के बात मत कीजिए बल्कि भविष्य की बात भी कीजिए कि भविष्य में वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, अर्थात संसाधनों को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि वो भविष्य की जनरेशन के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वो रहे और इस प्रकार से वितरण किया जाए कि वो न्यायपूर्ण वितरण भी दिखे। और अगर हम बात करें तो ये एक सबसे ज्यादा संतोषजनक परिभाषा है अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की। तो फ्रेंड्स, यहां तक अभी हमने अर्थव्यवस्था का आपको परिचय दिया कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या चीजें शामिल की जाती हैं और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने उसकी परिभाषा क्या दी है। लेकिन यहां अगर आप बात करेंगे तो दुनिया में आप तीन अलग अलग तरह की आर्थिक प्रणालियों को आप देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन आर्थिक प्रणालियों की कि आखिर वे आर्थिक प्रणालियां क्या हैं और किस तरह से हमारी दुनिया पर असर डालती हैं। तो देखिए, हमारे सामने जब तीन तरह के सिस्टम आते हैं, एक है कैपिटलिस्ट सिस्टम, एक है सोशल सिस्टम, एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं और इन तीनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम कैसे मापें, वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें से कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो मनुष्य का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करने में सक्षम है। लेकिन इस प्रकार का कल्याण कि हम सिर्फ गरीबों की बात ना करें, क्योंकि देखिए पूंजीपतियों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। समाज में अगर संपूर्ण विकास चाहिए तो हमें दोनों ही वर्गों का साथ चाहिए। तो हम इन तीनों ही प्रणालियों को देखेंगे और उसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे कि किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राज्य के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिससे कि बेहतर एक भविष्य का निर्माण किया जा सके। तो हम पूंजीवाद में अगर देखते हैं कि पूंजीवाद की अगर जब बात की जाती है तो पूंजीवाद में नियंत्रण किसके पास होता है, तो यहां पर नियंत्रण होगा निजी, प्राइवेट सेक्टर के पास होगा। हम बात करेंगे यहां पे निजी क्षेत्र के पास नियंत्रण होता है। जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर निजी क्षेत्र का, यहां पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होगा। वो उसका कोई फैक्ट्री है, कोई टूल्स हैं, कोई मशीनरी है, तो उस पर किसी बड़े पूंजीपति का कंट्रोल होगा और वही नियंत्रित करेगा हर चीज। अगर हम बात करें समाजवाद की तो यहां पर हम समाजवाद में देखेंगे कि यहां पर राज्य का नियंत्रण होता है। और यहां पे जिस समाजवाद की मैं बात कर रहा हूं वो मार्क्सिस्ट समाजवाद की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार का यूएसएसआर में था, जिस प्रकार का चाइना में प्रारंभ में था। आज की बात अलग है, आज तो आप बिल्कुल देखेंगे डिफरेंट एकदम सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। सेकंड फिर आता है कि मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा, तो हम उसकी बात सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि पहले हम इन दोनों के गुण दोषों को देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि राइट वो हम कहां पहुंचे और कौन सी चीजों को हमने अडॉप्ट किया एज ए इकोनॉमी। सेकेंडरी आता है कि इसमें उद्देश्य क्या होता है, तो यहां पर पूंजीवाद का उद्देश्य होगा किसके लिए लाभ कमाना, लाभ कमाना। और ये लाभ किसका होगा, निजी व्यक्ति का लाभ होगा। वो ज्यादा से ज्यादा चाहेगा, अगर कोई उसकी फैक्ट्री में काम करता है तो वो सोचेगा उसको भुगतान कम से कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। वहीं अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में आएंगे तो यहां पर ये बात करेगा कि इसका उद्देश्य क्या होगा, समाज, समाज का कल्याण। अर्थात ही यहां पर इस प्रकार की मजदूरी तय करने की बात करेगा कि किसी का शोषण ना किया जाए। राइट फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी में जाकर के देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई किया, क्योंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस बात को समझ लिया था, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने, कि भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उन्होंने भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित किया। राइट फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं मूल्य तंत्र। तो पूंजीवाद में वो कहेंगे कि ये पूरी तरह से बाजार का मामला है, डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर किसी चीज की मांग कितनी, आपूर्ति कितनी, उसके आधार पर तय किया जाएगा, तो बाजार तय करता है। और वहीं अगर हम बात करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो यहां पर राज्य का दखल होता है। राज्य का दखल अर्थात राज्य भी नियंत्रित कर सकता है कि उसकी किसी वस्तु का दाम कितना रखा जाए। भारत में भी आप देखेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था 1991 से पहले थी। भारत में उदारीकरण के पहले समाजवादी नियंत्रण ज्यादा देखने को मिलता था, लाइसेंस युग कहा जाता है जिसे। तो हर चीज की कीमत भी सरकार तय कर दिया करती थी। सेकंड हम देखेंगे आय की असमानता। तो यहां पर इसमें तो एक ही बात कही जाती है कि आय की असमानता की जब बात करते हैं तो पूंजीवाद बोलता है कि देखिए अगर आप में क्षमता है तो आप कमा लीजिए। एक बहुत ही फेमस एक दार्शनिक हुई, उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर ये जो पूंजीवाद है या मुक्त अर्थव्यवस्था है, ये सभी को भरपूर मौका देती है कि जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना लाभ कमा पाए। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति जिसके पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है तो ये तय मानिए, क्योंकि यहां पर नियंत्रण किसके पास है, निजी क्षेत्र के पास है, तो आय किसके पास अधिक होगी, आय भी निजी क्षेत्र के पास होगी। तो यहां पर आय की असमानता
पाई जाती है, बहुत अधिक। यहाँ पे अमीर और गरीब, यहाँ पर अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर गरीबों का शोषण किया जाता है। और अगर यहां की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है। यहां पर राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है कि आय की असमानता को कैसे कम करें, चाहे वो टैक्सेशन के द्वारा करें या फिर वेजेस को, सैलरीज को तय करके करें, या किसी भी तरह से वहां पर राष्ट्रीयकरण की नीति को ला करके करें, जिससे कि उत्पादन के साधनों पर ही कंट्रोल अगर राज्य का हो जाएगा तो ये तय मानिए कि वहां पर शोषण कम से कम होगा। सेकंड फिर आता है कि सरकार की भूमिका। तो जहां पूंजीवाद है वो बोलता है कि राज्य की भूमिका क्या है, सरकार की भूमिका, वो कहता है कि नाइट वॉचमैन की भूमिका है। जैसे चौकीदार कैसे चिल्लाता है, जागते रहो, अब भले वहां चोरी हो जाए, तो वो कहेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि एक श्रमिक और एक मालिक के बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उनमें अगर कोई किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को कोई फॉलो नहीं करता तो कहेंगे कानून का पालन कीजिए। तो एक नाइट वॉचमैन की भूमिका में रहेगी यहाँ पे सरकार। तो सरकार यहाँ पर ज्यादातर किसका पक्ष लेगी, अमीर वर्ग का पक्ष लेगी। तो पूंजीवाद में हम यहाँ देखेंगे कि अमीर वर्ग के ही फायदे ज्यादा होता है। सरकार एक तरह से लोकतंत्र उनके लिए क्या होता है, खिलौना होता है। वे चाहे तो अपने पैसों से किसी भी पार्टी के सांसदों को खरीद लेते हैं और संसद में बैठने वालों से अपने हिसाब से कानून बनवा लेते हैं। तो ये पूंजीवाद में होता है। वहीं अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद में सरकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वहां पर सरकार तय करती कि किसी भी प्रकार से शोषण ना हो पाए। और कई बार तो हम देखते हैं राज्य का इतना ज्यादा हस्तक्षेप हो जाता है अर्थव्यवस्था में कि उद्योगपति उस राज्य से पलायन करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। और भारत में भी इस तरह की कभी परिस्थितियां थी। तो भारत के बहुत सारे जो अच्छे पढ़ने वाले लोग थे, वो आईआईटी आईआईएम से पास होते थे या बड़े बड़े डॉक्टर्स होते थे, वो विदेशों में चले जाते थे, जिसे बोलते थे ब्रेन ड्रेन। वो बोलते थे कि भारत में उतना मौका ही नहीं मिलता कि हम यहाँ पर कुछ तरक्की कर पाए। राइट, तो उसके कुछ अपने नुकसान भी हैं। अब आता है कि प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो यहां पर होती है मुक्त, कोई भी जो होगी तो मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक होता है पूंजीवादी। वो कहेगा बिल्कुल ओपन है, जिसको दौड़ना है दौड़िए, जिसमें क्षमता है वो अपने आप प्राप्त कर लेगा। वहीं पर अगर हम समाजवाद की बात करें तो यहाँ पे जो प्रतियोगिता होती है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होगा। इस प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होने दी जाएगी कि कहीं पर मान लीजिए कोई बहुत छोटा उद्योग है, कोई कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ, 1991 के पहले क्या होता था कि कहीं कोई बिस्किट बनाना है, ब्रेड बनाना, अगरबत्ती बनाना है, तो इन सब के लिए छोटे कुटीर उद्योगों को ही लाइसेंस दिया जाता था। कोई बड़ी फैक्ट्रीज इस तरह के लाइसेंस दिए ही नहीं जाते थे, बड़े बड़े पूंजीपति अमीरों को इस तरह के लाइसेंस नहीं दिए जाते। तो यहां पर हम देखेंगे किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो ही नहीं पाती थी। अब आता है उत्पादन व सेवा पर नियंत्रण। तो देखिए, उत्पादन और सेवा पर नियंत्रण की बात करते हैं तो यहां पर क्योंकि निजी क्षेत्र है, हर जगह अगर सरकार है तो हम देखते हैं सरकार नाइट वॉचमैन की भूमिका है। तो उत्पादन और साधनों पर, किसी भी तरह की सेवाओं पर अगर बाजार का नियंत्रण होगा, और बाजार का नियंत्रण का तात्पर्य है जो अमीर वर्ग है उसका नियंत्रण होगा। और वहीं पर अगर समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद में फिर हम यहां देखेंगे राज्य का नियंत्रण होगा। अब बड़ी दुविधा है। दुविधा कैसी, ना तो ये अपने आप में सही व्यवस्था है, ना समाजवाद अपने आप में सही व्यवस्था है। तो आखिर करें तो करें क्या। और सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना का उदय हम देखते हैं फ्रांस में होता है। फ्रांस की जो क्रांति है उसके बाद हमें देखने को मिलता है, क्योंकि तब तक बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन तब भी हम देखते हैं वहां पूंजीवाद है, पूंजीवाद के बाद अचानक से समाजवाद आता है, और दोनों को हम देखते हैं कि वहां पर काफी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती कि नेपोलियन का भी उदय हो जाता है क्रांति के पश्चात। फिर वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाती है, और ये सारे के सारी चीजें हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की भूमिका थी। तो वो सारे उस दौर को देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन तब भी अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले कहीं देखते हैं तो वो हम देखते हैं फ्रांस में। तो फ्रेंड्स, भारत में भी अपने अनुभवों से सीखा, क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश सत्ता की यहाँ सरकार थी। देन उसके बाद उसने दुनिया के संघर्षों को देखा, साम्राज्यवाद को देखा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को देखा, वर्ल्ड वॉर सेकंड को देखा, उसके दुष्परिणामों को देखा। उसने रूस की क्रांति को भी होते हुए देखा और रूस की क्रांति के परिणामों को भी देखा। तो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन्होंने इन दोनों ही व्यवस्थाओं के मिश्रण की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अप्लाई किया। अब अगर हम यहां देखें तो नियंत्रण की बात करते तो भारत में निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही रही, दोनों ही अपने अपने तरीके से विकास किया। तो यहां पे दोनों है। अगर हम देखेंगे राज्य भी कुछ अगर कारखाने लगाता है तो यहां पर निजी क्षेत्र भी है। तो राज्य ने क्या किया,
राज्य ने ऐसे उद्योगों को लगाया जहां पर बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है, जैसे कि स्टील फैक्ट्री, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, बड़े पैमाने पे पुलों का निर्माण, सड़क का निर्माण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, एयरलाइंस। तो इस तरह की चीजें जहां बड़े पैमाने पर ज्यादा पूंजी की खपत होनी थी, वो राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिए और वहां निजी क्षेत्र को दे दिए। दूसरे जो भी खुले क्षेत्र थे वो सारे निजी क्षेत्र को दे दिए। फिर आता उद्देश्य। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का ही कल्याण है कि निजी क्षेत्र भी अपना कल्याण के लिए जो भी कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर वो करे, क्योंकि देखिए राज्य के पास भी नौकरियां एक लिमिट में दे सकता है, उसके पास एक सीमित संसाधन है, सीमित व्यवस्था है। ऐसे में ज्यादा बड़ा कौन है नियुक्ता? बहुत बड़े पैमाने पर जो अगर नौकरियां दी जाती तो निजी क्षेत्र के द्वारा दी जाती, तो उसने यहाँ पर स्वतंत्रता दी निजी क्षेत्र को भी। लेकिन तब भी सैलरीज वगैरह अगर तय करने के लिए हम देखें तो वहां पर उसने एक न्यूनतम सैलरी तय करने के लिए एक नियम तय कर दिया कि इतनी तो रखनी ही होगी या इतना इतना उनके कल्याण की व्यवस्था करनी होगी, तभी कोई भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकता है या कोई भी अपना उद्योग चला सकता है। सेकेंडरी आता है आय की असमानता। तो भारत में आय की असमानता को दूर करने के लिए इस कर प्रणाली का उपयोग किया जाता है और सरकार के द्वारा वित्त पोषित हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, वो सारी सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहां हम हर जगह पे इन दोनों को देखेंगे और जहां पे बात आती है तो यहाँ पे सरकार स्वयं करती है लोगों का कल्याण, लोक कल्याण। तो सरकार ने, और भारत के अगर संविधान की बात करें तो भारत को क्या कहा गया है? भारत एक कैसा है? एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्पेशली इसीलिए शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर भारत ने कर्तव्यों को शामिल किया, अधिकारों को शामिल किया गया और राज्य की ड्यूटीज भी बता दी कि राज्य अपने लोगों को क्या क्या देगा, जिन्हें हम बोलते हैं राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। राइट फ्रेंड्स? तो भारत में अगर हम देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है और आप इसको विस्तार से देखिएगा। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो राइट, आप हमारे टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। आपको एप्लीकेशन में भी लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये डिटेल में आपको उसमें पूरा मिल जाएगा। यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, तो वहां पर आपकी सारी क्वेरीज का आपका समाधान किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। नमस्कार।